Subscribe the channel and press the bell icon for tune the latest update. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कह रहा हूँ, लास्ट क्लास में किसी को कोई दिक्कत है? जो क्लास हुई इलेक्ट्रिकल मेथड की, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी जियोफिजिकल मेथड की जो नेक्स्ट क्लास है वो ग्रेविटी मेथड है। जितनी चीजें यहाँ ऑनलाइन पढ़ा दे रहे हैं ये रिपीट नहीं होगी, पहली चीज। तो जियोफिजिकल मेथड में जो नेक्स्ट मेथड है वो ग्रेविटी मेथड है। बेसिकली सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा ग्रेविटी मेथड का। ग्रेविटी मेथड कई तरह से, कई मायनों में अच्छा है और कई मायनों में खराब है। बेसिकली अगर आप देख रहे हैं तो नाम ही से पता है कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं और उसमें जो ग्रेविटी वर्क करती है स्मॉल जी, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बेस पे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं जो सब सरफेस की रॉक्स हैं या सब सरफेस में जो कोई अगर लिक्विड कंटेंट मिल रहा है या कोई सॉल्ट डोम मिल रहा है इस चीज का। तो बेसिकली जो छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि जो जियोफिजिकल मेथड है, जो ग्रेविटी मेथड है, ये बेसिकली अगर आप ग्रेविटी निकालेंगे किसी चीज की तो वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर कोई ग्रेविटी जो है वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट होती है, तो अगर नॉर्मल ग्रेविटी से कोई भी अनोमली हमको मिल रही है तो दैट मींस डेंसिटी वेरिएशन है उस पर्टिकुलर एरिया में। डेंसिटी वेरिएशन का मतलब हुआ कि अगर एनॉमली पॉजिटिव या निगेटिव है तो या तो नॉर्मल से ग्रेविटी ज्यादा है और या नॉर्मल से ग्रेविटी कम है। तो अगर नॉर्मल से ग्रेविटी ज्यादा है दैट मींस डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर नॉर्मल से ग्रेविटी कम है तो दैट मींस डेंसिटी कम होगा। क्योंकि मास जो होता है किसी चीज का, सोफिस्टिकेटेड वो चीजें होती हैं जो बेसिकली जब हम यूज करते हैं तो बहुत केयरफुली यूज करना होता है। जैसे जब मैंने साइज्मिक मेथड आपको पढ़ाया या हम इलेक्ट्रिकल मेथड पढ़ा रहे हैं तो सोफिस्टिकेटेड इसलिए भी होते हैं कि अगर आप जैसे हम रेक्टर स्केल से नापते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन अगर नॉर्मली आप उस लैब में काम करते हैं ना, तो उस लैब में अगर आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका रेक्टर स्केल है वो परमानेंट कोई ना कोई रीडिंग देता रहता है। और सपोज कीजिए कि अगर आपके लैब के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है या आपके लैब के आसपास कहीं भारी ट्रक गुजरा या आपके लैब के आसपास कोई चीज एक्सीडेंट हुआ या कुछ गिरा, तो वहां पे वो डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा। तो ये सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि ये फिर एरर्स आ गए। अचानक से कोई बड़ा सा पत्थर अगर आपके लैब के पास गिरा, पहाड़ी एरिया में जो अक्सर होता रहता है, तो हिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट आपका। और हिलते ही वो अर्थक्वेक नोट कर देगा कि 4.5 का अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे या 4.3 का अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है। तो बेसिकली जिसमें एरर्स बहुत ज्यादा आते हैं और एरर्स निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं। जैसे ग्रेविटी मेथड भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। क्यों है? अगर आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया होगा, सर आवाज नहीं आ रही। या स्ट्रिंग से ज्यादा अच्छी रीडिंग आती है इन कंपैरिजन टू बार पेंडुलम। क्योंकि जब आपकी लोहे का कोई बार है और वो हवा में मूव कर रहा है, तो अगर वो हवा में मूव करेगा तो एयर के साथ में उसका कुछ फ्रिक्शनल वैल्यू निकलेगी। तो कह रहे हैं कि जो जब वो एयर में मूव करेगा तो एयर के साथ उसका फ्रिक्शन होगा और वो फ्रिक्शन उस पेंडुलम की वेलोसिटी को कम कर देगा। तो दैट मींस जो आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, जो आप नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस काउंट करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। हो सकता है उसको 22 या 23 टाइम्स करना चाहिए था उतने टाइम में, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से वो 20 टाइम्स ही कर पाया। तो क्योंकि ये सोफिस्टिकेटेड हो गया बेसिकली। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, जिनको बहुत केयरफुली यूज करना हो, वो सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। बेसिकली ग्रेविटी मेथड क्या है? देखिए कि ग्रेविटी प्रोस्पेक्टिंग इन्वॉल्व्स अ मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी वेरिएशन होता है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। देखिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए अगर जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटी का फॉर्मूला कितने लोग जानते हैं? मैथ्स ग्रुप के तो लगभग सभी जानते होंगे शायद।
है ना। जो जो कुछ कॉमन फंडामेंटल चीजें हैं वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई कंट्री रॉक है और कंट्री रॉक की एक फिक्स डेंसिटी है जो हमको पता है कि ये इसकी डेंसिटी होनी चाहिए, और अचानक से उस एरिया में कहीं कोई लोअर डेंसिटी की रॉक मिल जाए या कहीं कोई हायर डेंसिटी की रॉक मिल जाए, ग्रेटर डेंसिटी की रॉक मिल जाए, तो हम जब उसकी ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर नजर आएगा। दैट एरर इज कॉल्ड एनोमली, और उसी एनोमली को हम मेजर करते हैं इसके अंदर। ग्रेविटी प्रोस्पेक्टिंग से हम ऑयल एक्सप्लोरेशन निकाल सकते हैं, वाटर निकाल सकते हैं, साइज्मिक वेव से भी निकाल सकते हैं हम ऑयल एक्सप्लोरेशन, लेकिन साइज्मिक वेव थोड़ा सा महंगा है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेविटी मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नहीं करता है या किसी तरह का कोई अदर साइड इफेक्ट नहीं है इसका। फॉर एग्जांपल अगर हम साइज्मिक मेथड यूज करते हैं तो साइज्मिक मेथड यूज करने के लिए हमें साइज्मिक वेव्स जनरेट करनी पड़ती हैं। साइज्मिक वेव्स जब भी हम जनरेट करेंगे तो हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी या कोई और अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी वजह से कुछ चीजें जो चेंज हो सकती हैं, जैसे कि क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सराउंडिंग रॉक्स में। क्रैक्स की वजह से आगे आने वाले टाइम पे अगर वो माउंटेनियस रीजन है तो लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं या इस तरह की चीजें हो जाएंगी। ग्रेविटी मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। और ग्रेविटी मेथड जो है वो आपका जैसे हम कह सकते हैं कि एक एयरब्रोन सर्वे भी कर सकते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि हम किसी हेलीकॉप्टर में या किसी चार्टर्ड प्लेन में रख के इसको और एरिया से अगर निकल जाए तो ग्रेविटी सर्वे एरिया से ऊपर से निकलने पे हो जाएगा, यानी कम टाइम में हम ज्यादा एरिया मेजर कर सकते हैं बिना किसी अदर डिस्ट्रक्शन के। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो स्किन, ब्लड प्रेशर ये सब है, रिंकल्स इन स्किन और ब्लड प्रेशर, ये सब भी हमारी ग्रेविटी की वजह से ही हमारी बॉडी में होते हैं। कह रहे हैं कि साइज्मिक मेथड के बाद ग्रेविटी मेथड ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं ग्रेविटी मेथड के बेस पे। रिलायबल सबसे ज्यादा साइज्मिक मेथड ही होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले ग्रेविटी मेथड करके एक प्रोफाइल बना लेते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। उसके बाद हम साइज्मिक मेथड यूज करके उसको कंप्लीट इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का। क्या कह रहे हैं, अगर कोई बरीड स्ट्रक्चर या बॉडी पता करनी है मीटर्स में या किलोमीटर्स में, तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेविटी मेथड्स का। कोई इग्नियस इंट्रूजन हो गया या फॉल्टिंग हो गई, सिल्स हैं, डाइक्स हैं, किसी भी तरीके की चीजें हैं अगर सरफेस में किसी सेडिमेंट्री रॉक में, जैसे अगर आप गोंडवाना पढ़ चुके हैं तो गोंडवाना में सेडिमेंट्री सीक्वेंस है। सेडिमेंट्री सीक्वेंस में लैम्प्रोफायर्स के डाइक्स इंक्लूडेड हैं। तो ग्रेविटी सर्वे करके हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपके लैम्प्रोफायर के डाइक्स हैं, और इससे ये इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर लैम्प्रोफायर के डाइक्स हैं, अगर वहां कोल है तो वो खराब हो चुका होगा, तो वहां पे हम सर्वे नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? देन ये नॉर्मल जो फॉर्मूला है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर दो मासेस हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूज करते हैं हम, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नॉर्मल चीजें हैं जो केवल इंट्रोड्यूस कर दिया है, मे बी ऑप्शनल क्वेश्चंस में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल ऐसा अगर थ्योरेटिकल पेपर आता था तो ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो आपसे ये तो पूछ सकता है कि ग्रेविटी मेथड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ग्रेविटी मेथड बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे वर्क करता है। ये बेसिकली जो करेक्शंस हैं, ये जो स्मॉल जी निकालने का तरीका है, एक्सीलरेशन यहाँ पे, क्योंकि F इक्वल्स टू ma होता है, कंडीशनल है ये F इक्वल्स टू ma। अगर हम ग्रेविटी की बात करेंगे या हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो A इज इक्वल्स टू G हो जाता है, तो F इक्वल्स टू mg हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे G निकालने का एक तरीका है ये
कि ग्रेविटी निकालने का एक तरीका है। अब क्योंकि पता है आपको कि यहाँ मास है, किस चीज का मास है, किसी पर्टिकुलर लोकल बॉडी का मास है, और वो जो लोकल बॉडी का मास है जो जी निकालने में इंटरप्रेट कर रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? मास किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पे। तो अगर हमको वॉल्यूम पहले से पता है तो हम डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं मास और वॉल्यूम में इंटरप्रिटेशन करके। ये नॉर्मल जो आपकी नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू है हर जगह, जिसमें बेसिकली बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूडनल करेक्शन की जरूरत पड़ती है ग्रेविटी की। कोई बताएगा ग्रेविटी में लैटिट्यूडनल कैसे असर करता है? लैटिट्यूड्स पे कैसे डिपेंड करते हैं ग्रेविटी? रंजीत सर, ग्रेविटी लैटिट्यूड्स पे वेरिएशन करती है? सर करती है। कैसे करेगी? सर अगर जो हम ग्राउंड सरफेस से बिलो जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे ग्रेविटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पोल, या इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी इन कंपैरिजन टू पोल? सर इक्वेटर पे सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना, तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ये तो हुआ 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका। अच्छा, इक्वेटर पे ज्यादा होगी? कंफर्म? यस सर। तो इक्वेटर पे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि रेडियस वहां पे क्या है? ज्यादा है, तो इक्वेटर पे ज्यादा हो जाएगी। इक्वेटर पे कम होगी ना ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स। रेडियस सर ज्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थ की रेडियस पोल्स पे। हेलो। तो ये तो एक नॉर्मल वैल्यू है, ये एक प्रिंसिपल स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो अगर आपने ईयर में लैब में किया होगा तो लैब में भी इतनी वैल्यू नहीं आई होगी आपकी। लैब में 9.7 या 9.69 करके वैल्यू आई होगी फिजिक्स लैब में आपकी। क्यों? क्योंकि हम एयर करेक्शन नहीं करते हैं। इसके अलावा एल्टीट्यूडनल इफेक्ट भी आए, इफेक्ट आएगा ग्रेविटी वैल्यू पे। इसके अलावा टाइडल इफेक्ट्स आते हैं। बेसिकली मून जब हमारे पे ग्रेविटी फोर्स लगाता है तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब करेक्शन हटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। देन ये कुछ मटेरियल्स की डेंसिटी जो हम बेसिकली जानते हैं कि इतनी होती है, तो जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हमको पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ये डेंसिटी मिलनी चाहिए। अब अगर इनसे अलग कुछ डेंसिटी मिल रही है, तो जैसे कि हम सपोज कीजिए कि हम गए जबलपुर एरिया में, और जबलपुर तो सभी लोग गए हुए हैं यहाँ में, है ना? तो हम जबलपुर के एरिया में गौड़ घाट के पास में हमने क्या किया? सर्वे किया। तो गौड़ घाट के पास में आपको पता है कि बसाल्ट का एक्सपोजर है। तो बसाल्ट का एक्सपोजर है तो दैट मींस डेंसिटी इसके बीच में कहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए डेंसिटी, ये डेंसिटी आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि सर्वे करते करते हमें किसी पर्टिकुलर जोन में डेंसिटी से फ्लक्चुएशन मिल गया। फ्लक्चुएशन मिला मतलब यहाँ से कम हो गई या यहाँ से कुछ ज्यादा हो गई। तो दैट मींस उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे डेंसिटी में वेरिएशन आपको नजर आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दैट मींस यहाँ बसाल्ट के अलावा कोई दूसरी चीज है, और उस चीज को हम फिर क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फील्ड स्टडी जाके वहां पे देख सकते हैं। जैसे देखिए कोल्स का दिया हुआ है, तो बेसिकली जब अभी हम कोल पढ़ेंगे, कोल और पेट्रोलियम में ही पढ़ा दूंगा आपको, जब अभी हम कोल पढ़ेंगे तो कोल की स्टडी करते वक्त, जब हम कोल की स्टडी करेंगे तो कोल की स्टडी करते वक्त हम देखेंगे कि देखिए आपको दिया वो कोल लिग्नाइट, कोल एनॉर्साइट, अभी बिटुमिनस भी होगा। किसी पर्टिकुलर रीजन में जब कोल फॉर्मेशन होता है तो कोल की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, कोल की जो पहली प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, वो होती है आपकी पीट। पीट में 50% आपका कार्बन होता है और 50% अदर चीजें होती हैं।
देन फिर कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाता है और बाकी परसेंटेज कम होता जाता है। तो जो फर्स्ट फेज हो जाएगा वो लिग्नाइट का होता है। लिग्नाइट बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन लिग्नाइट उतना अच्छा कोल नहीं माना जाता है। देन बिटुमिनस। अब किसी कोल के एरिया में जहां पूरा का पूरा कोल का ही एक्सपोजर है, हम ग्रेविटी सर्वे करके इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में हमको लिग्नाइट मिल रहा है या किस पर्टिकुलर एरिया में हमको बिटुमिनस मिल रहा है। बिटुमिनस का रेट हाई होगा, लिग्नाइट का रेट कम होगा, तो उस हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जब प्रीवियस क्लासेस आपकी पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि जो इकोनॉमिक जियोलॉजी है या मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है किस चीज पे? प्रॉफिट पे। सपोज कीजिए कि किसी पर्टिकुलर जोन में, जैसे हम चार बाग से लेके हजरतगंज तक का हमने एरिया कवर किया, तो हमने ये देखा कि हजरतगंज का एरिया नीचे है थोड़ा सा, चार बाग का एरिया थोड़ा सा ऊपर है, और चार बाग के एरिया से आपको कोई चीज एक्सप्लोर करने में थोड़े ज्यादा पैसे लग रहे हैं। सपोज कीजिए अगर हम ये इंटरप्रेट करके चल रहे हैं कि पूरी जगह पे लिग्नाइट मिल रहा है, तो हमने कहा जीपीओ तक का एक्सप्लोरेशन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको इतना रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, और अगर लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन करेंगे तो उतने में हमको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्रेविटी सर्वे करके ये हम पता कर चुके हों कि हुसैनगंज से चार बाग तक के बीच में बिटुमिनस कोल मिलेगा, तो हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि बिटुमिनस की कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट ज्यादा है। तो हमें क्या हो जाएगा कि अगर जो भी हम एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे थे, अगर उससे ज्यादा कॉस्ट मिलेगा तो हम क्या करेंगे? वहां पे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली वेल रिकॉग्नाइज्ड प्लेसेस पर भी ग्रेविटी सर्वे का इस्तेमाल किया जा सकता है इंटरप्रिटेशन का, ग्रेविटी सर्वे का, क्योंकि ये डेंसिटी डिपेंडेंट है। जैसा कि साइज्मिक वेव्स डेंसिटी डिपेंडेंट था, साइज्मिक वेव्स आपका रिजिडिटी और डेंसिटी डिपेंडेंट था, तो साइज्मिक वेव और इसकी तरह से ये दोनों डेंसिटी डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो है पैसे कम लगते हैं, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा मान सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो साइज्मिक वेव है वो और क्लियर, इससे अच्छा एडवांस्ड आपको इंटरप्रिटेशन देता है, तो इसलिए साइज्मिक वेव्स को ज्यादा रिलायबल माना जाता है। ये देखिए जो आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो सराउंडिंग रॉक है वहां से हाईयर डेंसिटी हो तो पॉजिटिव डेंसिटी मानी जाएगी, कम हो तो निगेटिव डेंसिटी मानी जाएगी। तो हम बेसिकली निकालेंगे कैसे? जो मास होता है, जो मास होता है वो बेसिकली डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? डेंसिटी टू वॉल्यूम पे। और डेंसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं? अगर डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी कैसे निकाल रहे हैं? बॉडी की डेंसिटी माइनस कंट्री रॉक की डेंसिटी और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी कम होगी तो नेगेटिव एनोमली आ जाएगी। वो कैसे निकालेंगे हम? कंट्री रॉक माइनस बॉडी की डेंसिटी। तो क्योंकि कंट्री रॉक से माइनस कर रहे हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसलिए हम उसको निगेटिव एनोमली करें, इसको पॉजिटिव, और हम मास से इंटरप्रेट करके ग्रेविटी से हम ये पता कर लेंगे कि किसी पर्टिकुलर जोन में क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब कि डेंसिटी वेरिएशन किस तरह की है। कोई दिक्कत? देन फिर मेथड्स यूज कर रहे हैं हम। देखिए कि ग्रेविटी टेक्निक्स मेजर माइन्यूट वेरिएशन इन द ग्रेविटेशन फील्ड। अगर छोटे वेरिएशंस भी हों तो हम उसको भी देख सकते हैं ग्रेविटी फील्ड में। अब बेस्ड ऑन वेरिएशंस सरफेस डेंसिटी एंड देयरबाय कंपोजिट कैन बी इन्फरेड। कह रहे हैं वेरिएशन के बेस पे हम सरफेस डेंसिटी और कंपोजिशन के बीच में हम इंटरप्रिटेशन करके निकाल सकते हैं कि क्या चेंजेस हैं। These variations can be determined by the measuring of the Earth's gravity। अब देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी चीज होंगी उसमें कुछ करेक्शंस जरूरी होंगे। कौन कौन से करेक्शंस? एलिवेशन का करेक्शन, क्योंकि एलिवेशन के बेस पे डेंसिटी हम हर जगह 9.8 नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एलिवेशन के बेस पे हम पहले करेक्शन निकालेंगे। टाइडल इफेक्ट के बेस पे करेक्शन निकालेंगे, क्योंकि सपोज कीजिए ये अर्थ है आपकी, आपने यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं आप, और मून यहाँ पे है, तो मून क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको पता है कि वाटर को क्या करता है? खींचता है। तो अगर वाटर को खींच रहा है ओशन के, तो इस पे भी तो कुछ ना कुछ असर करेगा।
इस पे भी तो करेगा असर, जो हमको बेसिकली दिख नहीं रहा है, लेकिन इस पे भी असर करेगा। और वो असर क्या करेगा, या मान लीजिए इसके ऊपर ही है, अगर इसके ऊपर भी है तो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का थोड़ा सा असर पड़ेगा। उस उसको कम करने के लिए, उसकी भी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, वो एरर हटाते हैं। लैटिट्यूडनल इफेक्ट अभी आपको बताया कि हम अब मेजर कर चुके हैं हम, अभी हमको मेजर करने की जरूरत नहीं है कि इक्वेटर पे कितना है या पोल्स पे कितना है, या अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रहे हैं तो कितना है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रहे हैं तो कितना है, हम मेजर कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, केवल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इंडिया में, तो इंडिया में हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास किसी रीजन में कर रहे हैं तो वहां पे कितनी होती है ग्रेविटी वो लेंगे, इक्वेटर पे कितनी होती है वो लेंगे। और जब पोल्स पे जाएंगे, अगर हम अंटार्कटिका में यही सर्वे कर रहे हैं या अगर हम ग्रीनलैंड में यही सर्वे कर रहे हैं तो वहां वो इंटरप्रिटेशन करेंगे वहां की ग्रेविटी वैल्यू के बेस पे। और इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट पे भी ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर हम एयरबोर्न सर्वे कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर में या किसी प्लेन में इंस्ट्रूमेंट लेके चल रहे हैं तो जो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो जर्क भी तो रिकॉर्ड हो। सर जब आ रही है तो क्लियर आ रही है, वरना एकदम रुक जा रही है। आप रोक दिया कीजिए बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो बीच में आप दिया कीजिए, मैं बात रिपीट कर दूंगा अपनी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ये सर्वे कर रहे हैं या हम जब भी ये इफेक्ट देखते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो भी टेक्निक्स में फेलियर्स आते हैं या चेंजेस आते हैं उसको भी हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब ग्रेविटी मेथड है बेसिकली, द हायर द ग्रेविटी वैल्यू द जो कह रहे हैं कि ग्रेविटी वैल्यू जितनी हाई होगी डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी रॉक की। तो अगर कहीं जी की वैल्यू नॉर्मल से, हमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इतनी वैल्यू होती है जी की, अगर वहां से ज्यादा वैल्यू आ रही है दैट मींस नीचे प्रेजेंट रॉक की डेंसिटी नॉर्मल से ज्यादा है, तो हम ये इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब ये एक नॉर्मल सा जो मेथड यूज किया जाता है ग्रेविटी सर्वे के लिए, ग्रेविमीटर यूज किया जाता है। वो ग्रेविमीटर हम देख रहे हैं, हमने क्या किया, किसी स्टेशन पे अपने या किसी लैब में हमने कर लिया है और इसकी स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ फिक्स है। तो हमने देख लिया कि mg मास अगर लटक रहा है इस पे किसी पर्टिकुलर जोन का, जो हमें पता है कि यहाँ बेसाल्ट है इस पूरे रीजन में, तो हमने बेसाल्ट को लटका के या बेसाल्ट के एवरेज वॉल्यूम की हमने क्या कर दिया है, देख लिया है कि यहाँ पर कितनी लेंथ है। हम इसको फील्ड में लेके जा रहे हैं और अगर इसकी फील्ड में लेंथ इंक्रीज कर जा रही है तो दैट मींस नीचे कोई ऐसी बॉडी है, नीचे कोई ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जिसकी डेंसिटी रिलेटिव बेसाल्ट के डेंसिटी से ज्यादा है, तो वहां पे ये क्या होगी, लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन इस मेथड में बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत होती है, ठीक है। अब जो अभी आपको बताया कि जब भी हम निकालेंगे तो दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि किसी लोकल ग्रेविटी है आपकी जो भी वहां की वो, और दूसरी रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू क्या करते हैं, नॉर्मल से जो चेंज आया है, नॉर्मल से जो भी चेंज है उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। किसी पर्टिकुलर रीजन में नॉर्मल वैल्यू से जो भी अलग चेंज आया उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और उस इंटरप्रिटेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वैल्यू। तो रिलेटिव वैल्यू हम ग्रेविमीटर से निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में लेंथ इतनी थी वायर की नॉर्मल ग्रेविटी में, अगर वायर की लेंथ इंक्रीज कर रही है दैट मींस ग्रेविटी में कोई चेंज आया है, ज्यादा ग्रेविटी लग रही है और ज्यादा ग्रेविटी लगने की वजह से वायर नीचे क्या हुआ है, खिंच गया है। अगर ज्यादा ग्रेविटी लग रही है दैट मींस की डेंसिटी रॉक की क्या है, ज्यादा, क्योंकि अभी पीछे बताया आपको प्रिंसिपल में कि अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी दैट मींस की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर ज्यादा ग्रेविटी लग रही है दैट मींस की डेंसिटी नीचे रॉक की क्या है, ज्यादा है।
अब वो ग्रेविटी एनोमलीज की बात हो रही है, तो वही हमने कहा कि जो भी नॉर्मल से या प्रिंसिपल वैल्यू से जो चेंज आएगा दैट इज एनोमली। अगर ज्यादा आएगा तो पॉजिटिव ग्रेविटी एनोमली, अगर कम आएगा तो नेगेटिव ग्रेविटी एनोमली। और ये देखिए एक इंटरप्रिटेशन है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है उसका ग्राफ बन जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। डेप्थ वाइज भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर रीजनल वैल्यू पे हम चल रहे हैं, ये कोई जगह की वैल्यू है ग्रेविटी की, जो बेसिकली फिक्स वैल्यू है किसी पर्टिकुलर जगह की, ग्रेविटी की फिक्स वैल्यू है। और हमारा इंस्ट्रूमेंट गया यहाँ से, आप देखें तो सॉइल कवर है, इसमें सिस्ट है और लाइमस्टोन है। तो सॉइल कवर, सिस्ट और नीचे आ गई, रॉक नीचे प्रेजेंट होगी जिसकी डेंसिटी। सर आवाज नहीं आ रही है नॉर्मल से तो देखिए आप आई है आवाज, आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। तो कह रहे हैं ये देखिए सॉल्ट है आपका, सॉल्ट डोम है, सॉल्ट डोम में नॉर्मल से ग्रेविटी क्या है, कम हो गई है, या नॉर्मल से थोड़ी सी अलग ग्रेविटी शो करेगा ये। तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर रीजन में, ये देखिए जोन हो गया ना, कि इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस के बीच में कहीं पर ऐसी चीज है जो नॉर्मल से अलग है। तो इस इंटरप्रिटेशन में हमको जब नीचे सर्वे करने जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जोन में कोई दूसरी रॉक है। क्योंकि अगर सॉल्ट डोम हमको पता है कि सॉल्ट डोम की ग्रेविटी वैल्यू इतनी है, डेंसिटी इतनी है, तो हम डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन है, ये देखिए ये उसी चीज को 3 डायमेंशनल दिखाया गया है। अब हम मॉडल भी 3 डायमेंशनल मॉडल भी बना लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू का है। कोई आयरन रिच रॉक थी या कोई अदर चीज है जो सरफेस के अंदर है, तो वहां पे देखिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गई। ये हम केवल एक डायरेक्शन का दिखा रहे हैं, अभी हम कई डायरेक्शंस में दिखा रहे हैं। हम इस डायरेक्शन से चले तो ऐसी वैल्यू आई, इस डायरेक्शन से चले तो ऐसी वैल्यू आई। तो हम सिक्योर कर लेंगे चारों तरफ से कि किस पर्टिकुलर जोन में ये चीजें हैं और वैल्यूज कहाँ पे चेंज हो रही हैं। तो इस इंटरप्रिटेशन से हम पता कर सकते हैं कि नीचे, अब ये जो है आपका ये पॉजिटिव वैल्यू का है, पॉजिटिव एनोमली है ये, और इधर आपका ये निगेटिव एनोमली है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एनोमली में चेंजेस हमको इजीली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये जो अभी आपको बताया कि कुछ रॉक्स के हमको पता ही है, तो देखिए सैंडस्टोन है, नीचे आपको ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट के बीच में कुछ अलग सी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर जिनकी ग्रेविटेशनल, जिनका डेंसिटी कम है, तो देखिए आपको नेगेटिव एनोमली देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रेनाइट की वजह से यहाँ ग्रेविटी ज्यादा थी, अचानक से ग्रेविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के बाद में कोई मैग्नेट में अगर आपको मैफिक कंपोजिशन का इंट्रूजन अगर ग्रेनाइट में मिल रहा है, मैफिक कंपोजिशन का है या इंटरमीडिएट कंपोजिशन का है, तो आपको ये पता है कि मैफिक कंपोजिशन का जो डेंसिटी है वो इंटरमीडिएट कंपोजिशन की डेंसिटी से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कि पर्टिकुलर केस चल रहा है, अचानक से ग्रेविटी वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव आने लगी। दैट मींस कि यहाँ पर्टिकुलर जोन में कुछ ऐसा है जो, अब जहां से ये फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है वहां से, और जहां ये फ्लक्चुएशन खत्म होता है उस डेप्थ पे क्या होता है, हमको पता चल जाएगा कि ग्रेविटी वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई अलग ओर बॉडी या कोई चीज है। अगर कहीं पर फॉल्ट है तो हम जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं कि फॉल्ट की वजह से क्या होता है, स्टेटा में चेंजेस आते हैं। ये फॉल्टिंग था, किसी पर्टिकुलर जोन में अगर ये नीचे चला गया है तो हम देखें कि ये आपका डाउन थ्रो साइड है ना। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नीचे वाला जोन है, जो येलो कलर वाला जोन है, वो नीचे चला गया। हम इंटरप्रिटेशन जब करेंगे इसका, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन करते आ रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन से, ये ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है, अचानक किसी जोन से ग्रेविटी की वैल्यू नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये चीज है
वो काफी नीचे जा चुकी है। नीचे आने की हो सकता है हमारी प्रेजेंट रीडिंग में ना आ रहा हो, या हाई डेप्थ पे आ रहा हो। तो इस वजह से कहीं पर अगर ग्रेविटी की वैल्यू में ऐसा चेंज आता है, ये कर्व बनता है, तो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फॉल्ट प्रेजेंट है या कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चरल इंटरप्रिटेशन के लिए भी ग्रेविटी की वैल्यू इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सर पैरेलल हो तो लिमिटेशन की स्लाइड दिख रही है मेरी? ये सर दिख रही है। हाँ, तो लिमिटेशंस देखेंगे अगर हम किसी पर्टिकुलर जोन में हम लिमिटेशंस देख रहे हैं, तो क्या दिया हुआ, a sufficient density contrast between the background condition or the features being mapped must exist to the feature to be detected। कह रहे हैं ऐसे फीचर्स होने चाहिए या इतने बड़े होने चाहिए कि हम उसको डिटेक्ट कर पाए। अगर आपने फील्ड में माइनर फॉल्ट्स देखे होंगे, या आप फील्ड में जा रहे हैं और बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, पतली बेड्स हैं, पतले चेंजेस हैं, तो वहां पे हम ग्रेविटी सर्वे की वजह से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये ग्रेविटी की वैल्यू जा रही है, और अगर इतनी सी चेंज आके ऐसे हो गई, तो ये तो नॉर्मल एरर है। जो फ्री एरर या जो टाइडल इफेक्ट है एयर एरर, उसकी वजह से है। तो अब हम कंसीडर ही नहीं कर पाएंगे कि ये फ्री एयर की वजह से फ्लक्चुएशन हो गया है या नीचे कोई दूसरी चीज है। तो अब अगर ऐसे इंटरप्रिटेशन हो जाएंगे तो हम क्या होगा, सही से इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। देन सेकेंड है, some significant geologic or hydrological boundaries may have no field measurable density contrast across them। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका फील्ड डेंसिटी हमको पता ही नहीं है, जिससे कंपैरिजन करना है, तो हम उन चीजों को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इस टेक्निक से। जिनकी डेंसिटी हमको पहले से ना पता हो, उनके लिए हमको फील्ड सर्वे ही करना पड़ेगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका? यस सर। यस सर। इसको एक बार आप, हाँ, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। नॉर्मल सी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे कि इसमें जो भी डिटेक्शन है उसमें क्या क्या है। कॉस्ट बेसिकली है, कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। अगर हम एयरबोर्न सर्वे कर रहे हैं तो हमारे पास चार्टर प्लेन होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। अगर हम फील्ड सर्वे कर रहे हैं तो चीपर है, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल मेथड यूज कर रहे थे तो हमको एक स्टेशन यहाँ लगाना पड़ रहा था, फिर हर 100 मीटर पे स्टेशन लगाना, चेंज करना, उस तरह की चीजें की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे एवज में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करना, इंस्ट्रूमेंट को किसी भी प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए इंटरप्रेट करना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये दिक्कत वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन फायदे भी हैं, है ना। क्यों यूज होता है? नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव है मतलब किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेसिफिक लोकेशंस पे अलग अलग मेजर्ड है हमारे पास, तो आसान भी होता है करना इसको, और इससे हमको वैल्यू भी मिल जाती है सब चीज की। जो सब सरफेस जियोलॉजी है उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम डेंसिटी बेस पे वेरिएशन करेंगे। तो इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक और इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक, इसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा होगा। उनके एवज में, इलेक्ट्रिकल मेथड के एवज में या साइज्मिक मेथड के एवज में थोड़ा सा ये चीप है। नॉन इन्वेजिव मतलब जैसे कोई मेडिकल दिक्कत इससे नहीं आ सकती है। रिमोट सेंसिंग मेथड इस्तेमाल होता है इसमें, तो हम कम ही टाइम में ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, फायदे हैं, है ना।